भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना की प्रक्रिया। तो ये जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है भारत की राजनीतिक दशा में, जो हम लोगों को पढ़ना है, एक्चुअली वही है। उसको आप प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल भी कह सकते हो, क्योंकि वो पतन हो रहा है। तो जो इंटर रिलेशन है अंग्रेजों का और पतन होते हुए मुगलों का या भारतीय राज्य व्यवस्था का, तो एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ आ रहा है, तो कुल मिलाकर के है वही। उद्देश्य वाणिज्य व्यापार था और उसका भी उद्देश्य अधिक से अधिक भारत से धन कमाना था, है ना। तो व्यापार वाणिज्य जो भी है, इस सब का फाइनल उद्देश्य क्या है? धन कमाना। ये तो माध्यम है ना, इस माध्यम से हम पैसा कमाएंगे। कोई कुछ और माध्यम अपनाता है, तमाम प्रकार के मीडियम है ना। तो उद्देश्य पैसा कमाना था। और जब भारत पर राजनैतिक अतिक्रमण हुआ, पॉलिटिकल, तो वहां पर ब्रिटिश शासन की डायरेक्ट स्थापना नहीं हुई। ऐसा नहीं कि बंगाल जीता तो बंगाल पर फिर वो खुद नवाब बन गए। शासन सत्ता भारतीयों के हाथ में ही रही। मतलब नवाब या राजा उपराजा जो भी थे वो यहीं के थे, ठीक है। बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली। मतलब राजा यहाँ का है, राजत्व वहां का है। समझ रहे ना, राजा यहाँ का है और राजत्व वहां का है। प्रशासन करने वाला जो पर्सनालिटी है वो तो यहीं की है, लेकिन प्रशासन की पॉलिसी उधर की है। प्रशासन यहाँ का है और पॉलिसी उधर की है। इस प्रकार से भेद हुआ है। तो शुरू में एक प्रश्न यहाँ ये भी उठ सकता है कि इन विजयों, प्रारंभिक विजयों का जो क्रम है ब्रिटिशर्स का, जो बेसिक विजय है, इसका उद्देश्य क्या रहा है? भारत में ब्रिटिश हुकूमत के, यानी प्रॉपर ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना का उद्देश्य रहा है राजनीतिक अतिक्रमण, सत्ता छीन ली जाए, या फिर व्यापार ही रहा? तो एक्टिविटी से क्या लगता है? एक्टिविटी से तो शासन सत्ता लेना तो नहीं लगता। एक्टिविटी से लगता है कि यहाँ का जो भी रिसोर्सेज है उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। इसको कहते हैं उपनिवेशवाद। तो साम्राज्यवाद की स्थापना से पहले उपनिवेशवाद की स्थापना हुई है। इसके पहले भी व्यापार वाणिज्य हो रहा था। किसके पहले? प्रॉपर विजयों के पहले भी, क्योंकि इनका आना और व्यापार वाणिज्य का प्रारंभ होना दोनों एक ही है। ये लोग आए और इधर से आकर के तो टहलना घूमना थोड़ा ना है कि चलो मुंबई घूम के आते हैं। मुंबई क्या घूम, जो लंदन से आया मुंबई क्यों घूमेगा, है ना। तो वो आए और व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। लेकिन विजयों के बाद का जो व्यापार है, उसकी जो दिशा है, उसका जो डायरेक्शन है, वो फिर बदल गया। प्रारंभिक व्यापार कैसे होता था? शुरुआती अनुमति लेकर, परमिशन लेकर, पहले मुगल सम्राट से या पर्टिकुलर प्रांत के नवाब से, उपराजा से, जो अथॉरिटी है उससे, ठीक है, उससे मिलते थे, उससे परमिशन लेते थे, और उस परमिशन के अकॉर्डिंग फिर व्यापार वाणिज्य होता था। इस व्यापार का जो प्रॉफिट था किसकी ओर था? इसका लाभ, बेसिक व्यापार का जो लाभ है वो किसके पक्ष में था? यूरोपियंस के कि भारतीयों के? यूरोपियंस के प्रारंभिक व्यापार का जो लाभ है, अगर हम कहें इस व्यापार ये किसके पक्ष में था, किसके फेवर में था, तो ये भारतीयों के फेवर में था। भारत का निर्यात बढ़िया, जो किसी भी देश का अगर निर्यात अच्छा है, निर्यात समझ रहे ना, एक्सपोर्ट, तो उस देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है कि इससे कई चीजें
इंडिकेट होती हैं। एक तो वहाँ की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का पता चलता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है। भाई निर्यात हो रहा, कोई देश कोई सामान खरीद रहा है तो फिर उसमें कुछ क्वालिटी है तब ना खरीद रहा है। वस्तुएं या वस्त्र को ही लो, कपड़े को ही ले लो, तो सारे लोग बना रहे हैं ना, कोई भारत में ही कपड़ा थोड़ा ना बन रहा है। तो लगभग देशों में सारे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन किसी एक देश के किसी एक वस्तु को लोग प्रॉपर अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं और ठीक ठाक लोग पसंद, यूरोपियंस मान लो अगर पसंद कर रहे हैं उसको, यहाँ के निर्यात या अपने यहाँ के इम्पोर्ट आयात का एक प्रमुख वस्तु बना रहे हैं, तो फिर कुछ तो है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का भी पता चलता है कि अच्छी टेक्नोलॉजी है। प्रोडक्शन का पता चलता है कि उत्पादन स्तर से भाई ज़्यादा अगर उत्पादन होगा, आप अपना आपका जो यूज़ है उससे ज़्यादा अगर आपका उत्पादन है तब ना आप दूसरे को दे पाओगे। तो इससे उत्पादन का पता चलता है, बढ़िया उत्पादन है। फिर इससे रॉ मटेरियल के फील्ड का पता चलता है कि यहाँ का जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब जो बेसिक उत्पादन का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र आप मान लीजिए, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना है। तो उसकी फर्टिलिटी को अगर हम देखेंगे तभी ना तो पकड़ में आएगा, क्योंकि भूखंड तो हर जगह है, लेकिन उसमें उसकी उत्पादकता क्या है, उसकी उत्पादकता क्या है। तो यहाँ कपास है, कॉटन, और रेशम है, मलमल है, फिर रबड़ है, कॉफ़ी है, चाय है। ऐसी फसलों के लिए बहुत सारे भूखंड जो बहुत ही उपयुक्त थे, बढ़िया उत्पादन होता था। तो प्राइमरी सेक्टर का जो फील्ड है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इससे इसका पता चलता है। तो निर्यात अगर अधिक है तो उससे कई चीज़ों का पता चलता है, कई महत्वपूर्ण चीज़ों का, उस देश के अपने निजी इंपॉर्टेंस, उसके निजी महत्व का पता चलता है। तो प्रारंभिक व्यापार भारत के पक्ष में था यूरोप, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती थी, वो उसको लोग खरीद के ले जाते थे और अपने यहाँ बेचते थे, निर्यात होता था। और इस प्रकार की जो विजय, बेसिक विजय हुई, प्रारंभिक विजय हुई, इन विजयों के बाद, इन विक्ट्रीज के बाद यूरोपियों ने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। ये पूरा व्यापार उनके पक्ष में हो गया। कैसे? क्योंकि अब वो प्रोडक्ट को नहीं ले जाते थे यहां से, यहां का प्रोडक्शन ले ही नहीं जाते थे, आपका वस्त्र नहीं खरीदेंगे, वो कपास ही लेके चले जाते थे। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके यहाँ हो गया, एक औद्योगिकरण हो गया, इसको तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई। ये भी पूरा एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है पढ़ने का। तो कहीं से भी ये लगता है कि भारत की जो राजसत्ता है, भारत की जो पॉलिटी है, जो साम्राज्यवाद है, उसके स्थापना के पीछे बेसिक नहीं थे, उसको एक माध्यम बनाए थे। अगर हम पॉलिटिकल कैप्चर करते हैं तो उसका आर्थिक लाभ कितना अधिक से अधिक हो सकता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, इसको कहा गया है उपनिवेशवाद। तो 1818 तक मराठों पर कब्जे के बाद तक, यानी 1818 में 1818 में मराठों को भी उन्होंने ले लिया। लगभग सारे प्रांत जो इकट्ठा मुगल साम्राज्य के नाम से जाने जाते थे, अब प्रांतीय स्थिति में आ गए थे, एक एक करके उन्होंने कब्जा कर लिया। अब इसके बाद उनका व्यवहार, उनका इकोनॉमिकल व्यवहार रहा है, पॉलिटिकल व्यवहार नहीं रहा है। ठीक है, इस इकोनॉमिकल बिहेवियर को ही उपनिवेश कहा गया। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है? इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक इंपैक्ट को
3 चरणों में पढ़ा जाता है, 3 फेज हैं इसके। कब से ये मोनोपोली कब से प्रॉपर इस्टेब्लिश हुई है? अपने अकॉर्डिंग व्यापार करना। पहले जो जैसा परमिशन मिले वैसा व्यापार करना, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा व्यापार करेंगे। कब से? तो ये 3 फेज में है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पहला 1757 1757 से है, क्योंकि यही वो समय है जब वो अपना मनमाना करना शुरू, बंगाल पर उन्होंने इस तरीके से विजय हासिल की, बंगाल के सारे नियमों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। इवन बक्सर के बाद तो एक डुअल रूलिंग सिस्टम की बात की गई है। रॉबर्ट क्लाइव ने वहां द्वैध शासन की स्थापना करी है। अंग्रेजों के भारत में अपने शासन पद्धति की स्थापना का क्रम यही है। बेसिक जो बेसिक इस्टेब्लिशमेंट है, किस नाम से आया है? डुअल, द्वैध शासन। किसने किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने करा है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स उसके जस्ट बाद नहीं आया है, बट जब चेंज हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जब ये डुअल को हटाया, वारेन हेस्टिंग्स ने आकर के डुअल रूलिंग सिस्टम हटा दिया 1773 में। और उसने क्या लागू किया? रिंग फेंस पॉलिसी। डुअल रूलिंग सिस्टम हटा दिया। डुअल रूलिंग सिस्टम यह था कि भाई शासन आप करो, जिम्मेदारी आपकी है, उत्तरदायित्व जिसको कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। कहीं भुखमरी पड़ी है, कहीं अकाल पड़ा है, कहीं सड़क बनाने की जरूरत है, कहीं पुल गिर गया, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो वो जिम्मेदारी आप लो, मुझसे नहीं कोई लेना देना। उन्होंने अपने हाथ में क्या ले रखा है? जिम्मेदारी शासकों की है, एक शासक, और शक्ति, पावर या प्रशासन करने की जो पावर है, नीतियां बनाने की पावर है, अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, मुख्य सेना, सिपाही की नियुक्ति की बात नहीं, केवल नियुक्तियों का अधिकार तो उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। पीएम कौन बनेगा? बनेगा आपके यहां का ही, लेकिन बनाएंगे वो। कमांडर इन चीफ कौन रहेगा? रहेगा यहीं का, लेकिन अपॉइंट वो करेंगे। तो अपॉइंटमेंट के सारे अधिकार उनके हैं। फिर फॉरेन अफेयर्स के जितने मामले हैं, जो भी पावर्स हैं, विदेशी मामले, विदेशी डील, राज्य का विदेशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ जो डीलिंग है वो कौन करेगा? वो उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। राजस्व, रेवेन्यू, भाई कलेक्शन तुम्हारे हाथ में है। बस कलेक्शन कैसे होगा, कितना लिया जाएगा, कौन से सिस्टम लागू होगा, इसमें कितना आपको मिलेगा, मतलब ये पॉलिसी निर्धारित कौन करेगा? वो, इसको कहते हैं पोस्ट विदाउट पोर्टफोलियो, ऐसा कह सकते हैं ना। पद तो दे दिया, मंत्री बना दिया, पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, बस मंत्री लिख सकते हैं, पर्टिकुलर मिनिस्टर। बट अगर उन्होंने किसी को एक चिट्ठी भी लिख दी ना कि भाई ये कर लो, मैंने कहा है, तो वो उसकी मर्जी करे ना करे, चलना नहीं आपका कुछ, क्योंकि आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोई पोर्टफोलियो, कोई पावर है नहीं आपके पास। ठीक है, तो ये द्वैध शासन था। एक्चुअली इस पर बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। ये लूट का पहला कदम था। अगले स्टेप पर जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो उसने लागू किया रिंग फेंस पॉलिसी। मैं बिल्कुल भारत के शासन व्यवस्था की स्थापना का मैं क्रम बता रहा हूं। रिंग फेंस, जिसको चतुर्दिक घेरे की नीति कहते। अपने राज्य, अब अपने राज्य मतलब जिस राज्य को उसने प्रॉपर जीत लिया है, या जो उनका उसका सेंटर है, उसका मेन सेंटर कलकत्ता है यानी बंगाल, अपने राज्य, फिर उसका एक सेंटर मुंबई है, एक सेंटर मद्रास है।
अपने राज्य के चारों ओर मित्र राज्यों का एक घेरा बना लिया जाए, ये पॉलिसी है। उसके राज्य के चारों ओर कौन रहेंगे? मित्र रहेंगे। ये पॉलिसी की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि अगल बगल के लोग मित्र होते नहीं हैं। पड़ोसी जो है पॉलिटिकली कभी मित्र नहीं होता है। पड़ोसी वैसे भी किसी भी रूप में मित्र नहीं होता है। पड़ोसी शत्रु ही होता है। वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका व्यवहार कैसे है, विनम्र है या कठोर है। अगर आप ठीक ठाक पोजीशन में हैं तो नमस्कार और सारी चीज़ें होगी, विनम्रता होगी, बट इंटरनली तो शत्रुता ही रहती है। इधर नमस्कार कर, उधर जैसे जाएगा वहीं गाली देगा 10 कदम बाद। ऐसा कौटिल्य ने कहा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है ना। कौटिल्य का, कौटिल्य ने भारत में क्या विश्व की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी पहली बार अगर किसी ने सिस्टमेटिक लॉन्च किया है तो कौटिल्य ने लॉन्च किया है। विश्व को सिस्टमेटिक राजनीति की देन ही कौटिल्य है। इसके पहले पॉलिटिक्स का कोई सिस्टमेटिक तरीका, जिसका जो मर्जी वही करता था। तो उसने ही कहा है कि पड़ोसी एक बेसिक सिद्धांत वो होते हैं जो प्रॉपर होते ही हैं, उसको कोई मिटा नहीं सकता चाहे जितना चाहो, तो वो हो ही नहीं सकता। जैसे आप चाहे जितना प्रयास कर लो कि भारत पाकिस्तान मित्र बन जाए, लेकिन ये संभव ही नहीं है। ये मतलब कहीं से भी संभव नहीं है। तो जो प्रयास करके लोग पैसे वैसे खर्च करते हैं वो क्या है? वो दिखावा है, वोट की राजनीति है। वो उसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। जानते हुए भी जब उस पर काम किया जाए तो वो राजनीति है। तमाम सारी चीजें होती नहीं है, जिसको कहते हैं एटीट्यूड के साथ समझौता, तो वो बहुत बड़ा समझौता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कौटिल्य ने पहले कह दिया है कि दो राज्य अगर अगल बगल हैं तो वो शत्रु ही है, वो मित्र हो ही नहीं सकते। हाँ, उसका पड़ोसी वाला आपका मित्र हो सकता है। उसके लिए उसने वर्डिंग यूज की है अरिमित्र। पड़ोसी शत्रु है और पड़ोसी का पड़ोसी नहीं, पड़ोसी का पड़ोसी तो पड़ोसी का शत्रु है, लेकिन उसके पड़ोसी का वो मित्र है जिसको अरिमित्र कहा है। तो ऐसे 7वें नंबर पर पॉलिटिकल साइंस उठाओ तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 7वें नंबर का राज्य चौथे नंबर का क्या होगा, मित्र है कि शत्रु है, या तीसरे नंबर का क्या होगा, मित्र है कि शत्रु है। तो मित्र का मित्र मित्र होता है, लेकिन शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है, और शत्रु का मित्र शत्रु होता है। टेंशन न लो, इस पर जाने दो उस पर तो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम क्या कर रहे थे, वो नेपाल कहाँ से आ गई? हाँ, पड़ोसी पड़ोसी जो है मतलब, तो वो तो पॉलिटिकल में चलेगी। कुल मिलाकर के हम चर्चा ये कर रहे थे कि इनकी जो पॉलिसी है, मतलब पावर, ये रिंग फेंस पॉलिसी, ये मित्र राज्यों का घेरा मार, रिंग फेंस पॉलिसी उसकी, ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप पर जो तीसरा कदम आया वो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लॉन्च करी। इसने मित्र राज्यों, वारेन हेस्टिंग्स ने उसके पहले मित्र राज्यों का घेरा बना लिया, जबरदस्ती का मित्र बनाया। जैसे भारत पाकिस्तान की तमाम ऐसी संधियां जो मित्रवत होती हैं, की जाती हैं, तो वैसे मित्र राज्यों का घेरा बनाया। इसलिए घेरा बनाया कि मित्र रहेंगे तो हम यहाँ पर बाहर से आए हैं, उतने साधन संसाधन हमारे पास है नहीं, लेकिन झगड़े बहुत होते रहते हैं, झगड़े में संसाधनों की जरूरत पड़ती रहती है, सैन्य शक्तियों की जरूरत पड़ती रहती है, पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, खाद्यान्न सामग्रियों की भी जरूरत पड़ती रहती है। भाई आटा चावल तो यहीं का खाएंगे, वहां से आए हैं, बांध के थोड़े ना लाएंगे। तो ऐसे मित्र बनाए रखो जो हमारे ऐसे मौकों पे मदद करें। वो भारत के लिए पॉलिटिकली भी हानिकारक है, क्योंकि भारत का कोई भी मित्रता के नाम पर अगर ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा है तो किसका अपोज किसका कर रहा है? अपने ही किसी भाई का कर रहा है, क्योंकि वो उसके द्वारा दिए गए धन या दिए गए साधन संसाधनों का यूज भारत के ही किसी राज्य के खिलाफ कर रहा है, ब्रिटिशर्स। तो मित्र बनाकर उसके सारे संसाधनों पर एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कब्जा ही है। भाई जरा 100 रुपए देना, तो कमाया उसने, 100 रुपए उठा के आपको जरा यूज आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से कब्जा ही तो है, बस तरीका बदल गया।
ये भी एक प्रकार का कब्जे का तरीका है। थर्ड स्टेप पर सहायक संधि किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली का है, जब पकड़ और मजबूत हुई। अब सहायक संधि जब आई है तो सहायक संधि उन राज्यों के साथ जो भारतीय राज्य हैं, देसी राज्य हैं, इन राज्यों के साथ ब्रिटिश राज्य का या अंग्रेजों का एक ऐसी संधि होती थी जिसमें वो लिखित रूप से एक्सटर्नल अफेयर्स, अपॉइंटमेंट का पावर, सेना, ये सारे पावर्स वो ले रखा था। किस नाम पर? यहाँ के राज्य की सुरक्षा के नाम पर, यहाँ के राज्य की अच्छी राजनीति के नाम पर, और अपना एक रेजिडेंट रख देता। केंद्र में ब्रिटिश सेना होती थी, ये कहने के इस मतलब इस कारण से कि राज्य की सुरक्षा के लिए वो ब्रिटिश सेना रख देता था। आंतरिक मामले जिम्मेदारियां जस्ट लाइक द्वैत जो इसके पहले था। तो कुल मिलाकर के शासक यानी नवाब तो यहीं का होता था, लेकिन एक प्रकार से वो बंदी जीवन बिता रहा होता था अंग्रेजों का। वो करता उतना ही था जितना वहां से आदेश आता था। सहायक संधि पर जिस जिस राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं उसने अपने राज्य को अंग्रेजों के समक्ष गिरवी रख दिया है एक प्रकार से। ठीक। चौथे स्टेप पर हड़प नीति आई है, इसको तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक सीक्वेंस बन गया ना कब्जे का प्रक्रिया। हड़प नीति किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की है। अब ये नीति है, थ्योरी है, कानून है, ये सब हमारे अध्ययन का विषय है। इसी को हम लोगों को पढ़ना है, जो पढ़ेंगे समय अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन भी इस पर आ जाता है कि कहाँ तक विधि है यानी लॉ, और कहाँ तक ये राजनीतिक पॉलिसी है, नीति है। बट उस समय ये एक समझो आर्टिकल है, लॉ का आर्टिकल इस प्रकार से आया कि गोद लेने की प्रथा का निषेध, वो झांसी को टारगेट करते हुए आया था। सब पर लागू तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि अब लॉ है तो फिर तो प्रॉपर पूरे राज्य पर लागू होगा, क्योंकि कानून तो पूरे राज्य के लिए बनता है। तो ये गोद लेने की प्रथा का निषेध मतलब एडॉप्टेड सन वॉज नॉट वैलिड फॉर द सक्सेसर। अगर कोई राजा है तो उत्तराधिकार के नियम क्या होते थे कि राजा का पुत्र उसके बाद राजा बनेगा, नवाब बनेगा। अब अगर उसके पास पुत्र नहीं है, तमाम लोग होते जो निसंतान होते थे या हो जाते थे, दोनों बातें हैं, तो उत्तराधिकारी कौन होगा? तो वो अडॉप्ट करते थे, गोद लेते थे और उसको अधिकार होता था। सुरक्षा के नाम पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया कि वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ऐसे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? बोले कोई नहीं होगा, फिर अंग्रेज उसके गार्जियन होंगे। ये पकड़ बनाने की, कब्जे करने की एक बड़ा षड्यंत्र नहीं कह सकते, बड़ा हथियार था। फिर तो बड़ा विद्रोह हो गया। यहां तक पॉलिटिकल रीजन्स में एक बड़ा रीजन है ये। तो ये पॉलिटिकल कदम है, राजनीतिक कदम है, जिस प्रकार से भारत में कब्जे के लिए चली है ब्रिटिशर्स की। धीरे धीरे करके एक प्रकार का असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन इंडियंस का अंग्रेजों के लिए आया है। और फिर यही वो पीरियड है जब 1856-57 जब एक विद्रोह बड़ा सा हो गया है। इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी है। और 1857 के विद्रोह के बाद जैसे तैसे जब भी उसको सप्रेस किया गया, तो उसके बाद जो रूल आया है ब्रिटिश से यहाँ, वो आया है एक्ट ऑफ 1858, और जिसमें ये कहा गया है कि भारत की जो सत्ता है वो डायरेक्ट अब महारानी के अधीन होगी। महारानी विक्टोरिया उसके मतलब ब्रिटिश महारानी को भारत की भी महारानी घोषित कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को किनारे कर दिया गया। बोले तुम्हारा होता नहीं है कि जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है विरोध का, तो लोग अपनों को ही डांट के समझाने की कोशिश करते हैं।
तो ईस्ट इंडिया। अब भारतीयों को समझाना था कि ऐसे दोबारा विद्रोह या विरोध ना हो, तो दिखाने के लिए ही सही ईस्ट इंडिया कंपनी को चलो किनारे बैठो, दोबारा मत दिखना, यहाँ शासन सत्ता सारी पावर सब छीन ले किनारे कर दिया, और अब महारानी के अधीन कर दिया गया पूरे भारत का शासन। फाइनली 1858 में भारत कंप्लीटली जो है ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बन गया। साम्राज्यवाद की जो स्थापना होती है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद कब आया? 1858 में आया। उसके पहले की जो ब्रिटिश अतिक्रमण है, यहां का कब्जा है, कैप्चर है, वो उपनिवेशवाद के रूप में है। उसके बाद साम्राज्यवाद के रूप में है। ठीक है, 1858 इस तरीके से कब्जा हुआ। तो उसकी शुरुआत, इस साम्राज्यवाद का आधार ही उपनिवेशवाद है, जो इस यहां से स्टार्ट होता 1757 से। ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ये कारण बना है। इसको पूरे लूट को, 1947 तक के लूट को अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट के दायरे में लाते हैं, इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 1757 टू 1813 इसको कहा गया है वाणिज्यिक पूंजीवाद। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद। पूंजीवाद समझते हैं? तो वाणिज्यिक तो खैर हटाओ अभी, बस इतने समझो कि वाणिज्यिक का मतलब व्यापार होता है। कहीं गए, कुछ सामान खरीद के लाए, कोशिश करके कि सस्ते में मिले, और फिर उसको ऐसे स्थान पर बेचे जाए जहाँ पर थोड़ा महंगा बिक जाए तो कुछ बच जाए, ये उसको कहते हैं वाणिज्य। तो भारत के उत्पादों को, भारत के प्रोडक्ट्स को आकर के परचेज करके वहाँ ले जाते थे, फिर वहाँ पर सेल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं होती थी। ठीक है, ये पूंजीवाद बहुत बड़ा दैत्य है, डेविल क्या कहते हैं, एविल। ये ऐसे खा जाता है छोटी छोटी चीजों को। तो जो बड़ी सी पूंजी लेकर के आता है, ढेर सारा धन, वो फिर मार्केट पर कब्जा कर लेता है। पूंजीवाद इसको कहते हैं। अंग्रेज जब यहाँ व्यापार करने आए तो बड़ी सी पूंजी लेकर के आए। यहाँ की पूंजी उतनी नहीं हो पाती थी, और लगभग जो मार्केट है उनके कब्जे में चली गई। तो कहने का ये वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो सबसे पहले व्यापार करके ही उन्होंने लूट किया, इसको तो व्यापारिक लूट। तो मार्केट पर इसी प्रकार का कब्जा करना, ये है वाणिज्यिक पूंजीवाद। ये कब तक चला, किसके द्वारा किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। व्यापार पर उसका एकाधिकार था, लेकिन थोड़ा बहुत विद्रोह की गतिविधियां वहाँ इंग्लैंड में चालू, अन्य छोटे छोटे व्यापारी निकल के आए और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी विरोध किया। अकेले यही क्यों खाएं, सबको भाई वहाँ के फंडामेंटल राइट, वहाँ के राइट्स को लेकर के वहाँ के लोगों ने थोड़ा सा विद्रोह किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 में। 1813 में एक अधिनियम आया, एक चार्टर एक्ट जिसको कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसके समस्त व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए, एक आध दो छोड़ करके, चाय चीन ऐसा कुछ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब व्यापारिक अधिकार खत्म, एक युग खत्म हो जाता है। यहीं पर बहुत सारा धन वहां जा चुका होता है। कहां? इंग्लैंड। पैसा बहुत चला गया, रॉ मटेरियल्स अमेरिका बना हुआ है, खदानों से कच्चे माल के रूप में बहुत सारी चीजें आई। मेहनत करने वालों का जो साधन है, श्रम संसाधन है, वो अफ्रीका बना हुआ है। वहां से पकड़ के लोगों को ले जाते थे, अफ्रीका की खदानों में लगा देते थे। अब यहाँ तो खाने तक की दिक्कत थी अफ्रीका में, एक एक लोग तो 20-20 रोटी खाने वाले लोग थे यहाँ। तो कहते भाई पूरा जो खाना चाहो वो खाओ, बाकी कुछ पैसे भी देंगे। इसी पे लोग चले गए, वो जहाजों में भर भर के लेके गए। और सारे संसाधन, अमेरिका पर भी इनका उपनिवेश था, तो कुल मिलाकर के वहां से
कुल मिलाकर के वहां से संसाधन, रॉ मटेरियल, प्राकृतिक संसाधन इनके पास है और पैसा धन यहां से चला गया। इंग्लैंड में हो गया औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब वहां से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ, वहां पर बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हुई। तो उन उद्योगों से उत्पादित सामानों के लिए बाजारों में बेचने के लिए, उसके लिए बाजार तलाश करेंगे, और उसके लिए भारत को बाजार ही बना दिया। सब एक ही जगह है, अब यही बाजार बन गया। इसका नुकसान भी बड़ा जबरदस्त हुआ। तो अगले स्टेप पर जो लूट हुई वो 13 के बाद 1813 से लेकर के और 1858 तक, 1858 तक, ये दूसरा युग है। इस लूट का नाम है औद्योगिक पूंजीवाद। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। औद्योगिक क्रांति हो गई कहां? इंग्लैंड में। ठीक, अब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां पर, अब जैसे यहां से बने बनाए वस्त्र लेके जाते थे, वहां बेचते थे, अब प्रमोट किसको करने लगे? कपास लेके आओ, वस्त्र हम बनाएंगे, क्योंकि वहां विज्ञान आ गया। पुनर्जागरण वही सबसे पहले हुआ है। तो विज्ञान की उन्नति, सबसे पहले विज्ञान कहाँ राइज किया? साइंस वहीं आएगा। विज्ञानवाद भी तो है, विज्ञानवाद है कि नहीं है आधुनिकीकरण में, तो वो सबसे पहले वहां पर हुआ है, इसलिए विज्ञान भी वहीं आया। तो उनके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल्स हैं, संसाधन है, पैसा यहां से चला गया, खूब चला गया। इंग्लैंड में हो गया औद्योगिक क्रांति, वहां बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हुई। अब उसके लिए भारत को उन्होंने बना लिया बाजार। जहां लूट होती है, हर लूट एक ही पर व्याप्त होती है, सब कुछ वही करे। तो भारत को बाजार बनाने के लिए क्या किया? अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखिए, पूंजीवाद का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इसी को इंपैक्ट कहते हैं बेसिकली। सबसे पहले तो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वाणिज्यीकरण। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? जीत हुई है, राजनीतिक एकाधिकार थे, नवाब यहीं के हैं, ठीक है, बट अधिकार उन्होंने अपने हाथ में कर रखा है। अब जो भी रेवेन्यू फील्ड है, राजस्व क्षेत्र है, राजस्व भूमियां हैं, उसके लिए जो निर्धारण है वो अब ब्रिटिशर्स करेंगे। तो क्या किए? ऐसी प्रथा, मतलब ऐसी राजस्व व्यवस्था उन्होंने लागू की जिससे जमींदारी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, तो जमींदारी व्यवस्था की स्थापना करके एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कब्जा इनका हो गया। और फिर किसानों के लिए उन जमींदारों के माध्यम से आदेश दिया गया क्या? जो इनको जरूरत है वो फसलें उगाओ। कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट किया गया, कपास उगाओ, जूट उगाओ, रबड़ उगाओ, कॉफी उगाओ, चाय उगाओ, पटसन, ये आप गेहूं है, चावल है, दालें हैं, जो खाद्यान्न है, ग्रेन्स जिसको कहते हैं, उसको सप्रेस किया गया और कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट किया गया। क्यों? क्योंकि उन इंग्लैंड में नए नए स्थापित हुए उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसी चीजों की जरूरत थी। तो कृषि का क्या हो गया? ये सब वाणिज्यिक फसलें हैं,
वाणिज्यीकरण, परिणाम खाद्यान्न की कमी हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है खरीद के खा लेंगे, पैसा है तो। सारे लोग खेती नहीं करते लेकिन भोजन तो करते ही है मार्केट से, प्रोडक्शन अगर अच्छा हो, ठीक है। लेकिन उधर की क्राइसिस आप देख सकते हैं क्या कि कॉमर्शियल क्रॉप्स आए तो खाद्यान्न की कमी हो गई, तो ऑप्शन आए कि भाई जो है आप उसको बेचो, उससे पैसा लो और मार्केट से भी गेहूं चावल लेके। पैसा कितना मिल रहा है? जो अंग्रेज चाहें मनमाने दाम पर उनके उत्पादों को खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ है, भारत में नहीं, फ्रांस में नहीं, या मैं उन्हीं देशों का नाम लूं जो भारत में व्यापार कर रहे हैं, या यूरोप के किसी भी अन्य देश में नहीं। तो डिमांड ही नहीं है, उसका एकमात्र डिमांड करने वाला कौन है? ब्रिटिश। ये कहेंगे हम आपको इतने कम दाम पर नहीं देंगे, रेट बढ़ाओ, कहेगा हम नहीं लेंगे, जाओ बेच दो। लो, अब खरीदेगा कौन? उसकी जरूरत ही एक को है। पता लगा 10 यूनिट की अगर लागत है तो 8 यूनिट पर बेच रहा, 2 यूनिट का घाटा देकर के बेच रहा, लागत पूंजी भी नहीं निकल रही है। ये कॉमर्शलाइजेशन, एग्रीकल्चर की कॉमर्शलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट है। तो भोजन तो लेना ही है, चलो नौकरी कर लें, खेती बंद करो। गए नौकरी करने लोग कहाँ जाते हैं? शहरों में। किसके यहाँ? औद्योगिक क्षेत्रों में जाएंगे जहां काम होगा। और कहाँ जाएंगे? गांव से निकलते हैं तो इंग्लैंड, कोई दिल्ली जाता, कोई बॉम्बे जाता है, कहाँ जाता है? जो इंडस्ट्रियल फील्ड है वहीं ना जाएगा, क्योंकि जॉब तो वहीं क्रिएट हो रही है। यहाँ की इंडस्ट्रियल, यहाँ का इंडस्ट्री क्या है? हस्तशिल्प उद्योग। यहाँ भी हैंडीक्राफ्ट है, अभी बहुत ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं। जो कुछ भी बना देते लोगों की निजी आर्ट है, वो हाथों की कला है, निजी आर्ट, इसको तो हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट। अब हैंडीक्राफ्ट की स्थिति देखिए, परिणाम पहले लिख लीजिए। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट है हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, डिजास्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डिजास्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट। कैसे? मार्केट में इंग्लैंड के उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं को भर दिया गया, पाट दिया गया। वहां के वस्तु आए, वहां के वस्त्र आए, वहां की अन्य चीजें आई। वो सस्ते हैं और क्वालिटी में अच्छे हैं, क्योंकि विज्ञान के द्वारा बनाई गई मशीनों से उत्पादित किए गए हैं अच्छे कपड़े। अब विज्ञान के द्वारा बनाई गई मशीनों से अगर कोई सामान बनाया जाता है तो पहली चीज तो क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, वेल फर्निश्ड होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं और मजबूत होते हैं। पहली बात अच्छे, जो कि आप मार्केट में जाके डिमांड करते हैं, क्या? सस्ता और अच्छा, चीप एंड बेस्ट। यही ना डिमांड है लोगों की। महंगा और खराब कोई डिमांड तो करता नहीं। कि कोई करता है? दुकान पे पहुंचे, ऐसा करो एक कपड़ा दो, कौन सा? शर्ट जो सबसे खराब हो, सबसे महंगा हो आपकी दुकान का। ऐसा तो फिर एक्सेप्शन हो जाएगा, ऐसा करने वाला कोई नहीं है। अच्छा सबको चाहिए, सस्ता भी चाहिए। तो पहली चीज तो अच्छा हो गया। अब दूसरी बात, मशीनों से उत्पादित वस्तुएं सस्ती इसलिए हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्शन, उत्पादक क्षमता उसकी ज्यादा होती है। तो मान लो 1000-2000 मीटर कपड़े बना दिया उसने एक दिन में, 10 घंटे में। 2 लोग बैठ के केवल मशीन ड्राइव कर रहे हैं, 2 लोग मिल करके। और यहां परिवार में 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग लगे हुए हैं एक ही काम में, क्योंकि हाथ से बनाना है ना उसको। 10 के 10 लोग लगे हुए हैं हाथ से बनाने के लिए, और मुश्किल से 20-25 मीटर कपड़ा बना पाए। और 10 लोग हैं अगर परिवार में, तो 10 के 10 का टाइम कहां जा रहा है? उस 20 मीटर कपड़े को। लेकिन खाना तो 10 लोग खाएंगे, तो कीमत उतनी रखी जाएगी उस 10-20 मीटर या उस उत्पाद के, जितने में उन 10 लोगों की आजीविका चल सके। तो वो महंगे हो गए।
और हाथ से बनाए गए हैं तो उतनी फिनिशिंग तो नहीं आएगी जितना मशीन से बनाए हुए, उतना अच्छा तो नहीं होगा ना। तो यहां के जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे भी नहीं है और महंगे हैं, कॉस्टली हैं, क्योंकि श्रम पूंजी ज्यादा लगी है वहां पर। तो अब मार्केट पूरा भरा पड़ा है विदेशी सामानों से। यहाँ के कस्टमर कंज्यूमर्स क्या हो गए मार्केट में, तो ये पूरा ध्वस्त हो गया। हस्तशिल्प उद्योग ही खत्म हो गया, हैंडीक्राफ्ट, डिमांड ही नहीं बची। तो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, ये औद्योगिक पूंजीवाद के परिणाम है। अब अगले स्टेप पर, अब इतना हो गया ना, मतलब अब मरना एक अंतिम जो परिणाम है वो मौत है डायरेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बचता क्या है? करो या तो मरो, बीच में कुछ है ही नहीं। या तो खत्म मरो या तो कुछ स्टार्ट करो। ये मिडिल खत्म, प्रॉब्लम खत्म। मिडिल खत्म मतलब प्रॉब्लम खत्म। अब चाहे समाप्त होने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही हो वो खत्म हो जाए, और चाहे आगे बढ़ने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही वो खत्म हो जाए, खत्म दोनों हो गई। कैसे होगी जाने दो। इतनी नौबत आती तब थोड़ा सा अवेयरनेस होता है, यार तो गलत हो गया। इसके पहले तो आते नहीं, दिमाग में चेतना नहीं आती है कि कुछ करना भी है। कुछ करने के लिए मतलब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का जो क्रिएशन है वो इस लेवल पर। अब या तो आप पहले से बना लीजिए, अपने आप को इस क्राइसिस में ले आए, ना होते हुए भी इसको कहते हैं त्याग, कि सब कुछ भरा पड़ा हो और इसके बाद भी दिन भर का व्रत रह जाए बिना पानी पिए, इसको कहते हैं व्रत। इसको नहीं कहते कुछ है ही नहीं खाने को, कंगाल पड़े हैं। हम बता रहे हैं कि हमने बिना पानी पिए 2 मंगलवार व्रत रखा। मंगलवार को व्रत शुरू किए, बुधवार को भी शाम तक रह गए। इसमें तेरी कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे पास है नहीं खाने को। मुद्दा ये है। तो ये जोड़ा नहीं जाएगा, काउंटेबल नहीं है। ठीक है।